सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश चौधरी परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक बहुत ही प्यारे और महत्वपूर्ण चैप्टर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। सर्वप्रथम मित्रों, हम इस चैप्टर से आए हुए जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं उनको देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उससे इस चैप्टर से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, जो कि पटवार 2011 एग्जाम में पूछा गया है। वहीं दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। एलडीसी 2016 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। यहां जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हो, चंबल नदी पर स्थित जो बांध हैं केवल वो नहीं पूछे गए हैं, उन बांधों का क्रम पूछा गया है, जिसमें आपको दिया है मुहाने से उद्गम की ओर। सामान्यतः होता यह है कि उद्गम से मुहाने की ओर पूछा जाता है, लेकिन यहां उसने आपको घुमाने के लिए इस तरह से प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 जिसमें सिंचाई परियोजना और सूची 2 जिसमें संबंधित राज्य हैं को सुमेलित कीजिए। अब यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूची प्रथम में चंबल, माही, व्यास और थसदार सरोवर 4 परियोजनाओं को एक साथ पूछा है। तो आप समझ पा रहे हैं मित्रों कि सामान्यतः एक ही प्रश्न में उसने 4 अलग तरह के प्रश्नों को एक साथ मिलाकर पूछा है। तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि कोई भी प्रश्न की जो डिफिकल्टी लेवल है वो कहां तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वहीं अगला है, वही पुनः सुमेलित कीजिए, सिंचाई परियोजना और दूसरी तरफ है भाग लेने वाले राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। सबसे बड़ी परियोजना अर्थात यहां एक जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसकी विशेषता पर प्रश्न पूछा गया है। यहां जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हो, आरएस प्री 2013 में जो प्रश्न पूछा गया है हमारे चैप्टर से, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर अर्थात मैप के ऊपर यह प्रश्न पूछा गया है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। 1, 2, 3, 4 पॉइंटों से सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति दर्शाई गई है। इनमें से कौन सी एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है, यानी कि इन चारों में से कोई एक गलत है, उसे आपको देखना है। यहां आप मित्रों समझ पा रहे होंगे कि अब हमारा जो प्रश्न है वो सामान्यतः केवल फैक्ट ना होकर मानचित्र आधारित हो गया है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हमारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। अगर हम यहां से ऑल ओवर मित्रों देखें तो सामान्यतः नदियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उन नदियों पर बनाई जाने वाली जो परियोजना है, उस परियोजना के तहत जो भी बांध उस पर बनाए गए हैं वो बांध पूछे जाएंगे। अगर वह परियोजना केवल एक राज्य की है तो ठीक है, अन्यथा वह अगर किन्हीं राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो वो राज्य भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उस परियोजना से संबंधित कोई भी विशेष बात, जैसे सिंचाई की जा रही है तो कुल सिंचाई क्षमता, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है तो जल विद्युत उत्पादन कितना किया जा रहा है, इस तरह के तथ्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम इन विगत परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि सामान्यतः हम कह सकते हैं ऐसी परियोजनाएं जिनके निर्माण के पीछे कई उद्देश्य निहित होते हैं। जी हां, ऐसी परियोजनाएं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। तो मित्रों, इनके पीछे क्या क्या उद्देश्य निहित हो सकते हैं देखते हैं। सिंचाई करना, पेयजल आपूर्ति,
और विद्युत उत्पादन। ये तो सामान्यतः 3 हमारे ऐसे उद्देश्य हैं जो किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना को बनाते समय ध्यान में रखने ही होंगे। इसके अलावा क्या उद्देश्य हो सकते हैं मित्रों, देखते हैं। बाढ़ नियंत्रण भी एक उद्देश्य हो सकता है, वहीं मरुस्थलीकरण को रोकना भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा कृषि विस्तार एवं पशुपालन विकास, यह भी हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। उसके अलावा मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण। जी हां मित्रों, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भी हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को बनाते हैं। तो इस प्रकार जितने भी उद्देश्य हमने देखे, इनको ध्यान में रखकर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण करते हैं। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राजस्थान के संदर्भ में कितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं मित्रों जिनके अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राजस्थान के लिए बनाया गया है। अब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं एक एक परियोजना का। पहली है मित्रों भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जैसा कि मित्रों आप समझ पा रहे हैं, न केवल राजस्थान की अपितु भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है से तात्पर्य है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तो स्वतः हो ही जाती है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। वहीं अगर हम इसके राज्यों की बात करें तो यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो आप मित्रों समझ ही गए होंगे, सामान्यतः यहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे राजस्थान का इसमें पार्ट है। वहीं अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मार्च 1948 में इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था, जिसे लगभग 15 वर्षों की कार्य के बाद पूर्ण कर लिया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया 1963 को। सामान्यतः अगर हम इस परियोजना से संबंधित और तथ्यों की बात करें, सबसे पहले अगर हम भाखड़ा नागल परियोजना सामान्यतः सतलज नदी पर बनाई गई है। अगर हम सबसे पहले इस परियोजना से सतलज नदी की स्थिति देखें तो सतलज नदी राक्षस ताल झील तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। यहां से निकलने के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है, जहां वह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद मिठानकोट नामक स्थान पर यह सिंधु नदी में मिल जाती है और आगे अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। तो इस परियोजना के तहत इस पर बांधों का निर्माण किया गया है। तो वो देखते हैं मित्रों, भाखड़ा नागल परियोजना के तहत मूल रूप से 2 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से पहला बांध है भाखड़ा बांध। जैसा कि आप मानचित्र में भी देख पा रहे हैं, यह स्थित है। भाखड़ा नागल बांध की स्थिति की बात करें तो यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित होता है। वहीं अगर हम भाखड़ा नागल बांध के उद्घाटन की बात करें तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और इसके उद्घाटन के समय ही इसे संज्ञा दी गई चमत्कारिक विराट वस्तु की। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा, तो सामान्यतः इसके पीछे कहने का जो कारण था वह था यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है और इसकी ऊंचाई होती है मित्रों 226 मीटर। सामान्यतः जब हम बांध का निर्माण करते हैं मित्रों, तो अगर हम देखें तो जब कोई भी नदी बह रही है और उस पर हमें बांध का निर्माण करना है तो उससे हमारा तात्पर्य है कि उस नदी के 3 ओर दीवार का निर्माण करके हम उस नदी के जल को रोकते हैं। तो जिस प्रकार हम नदी को इस तरह से रोकते हैं तो इन 3 दीवारों के कारण यहां एक जलाशय का निर्माण होता है। तो कोई भी बांध जैसे ही बनाया जाता है तो उससे एक जलाशय का भी निर्माण होता है। तो भाखड़ा बांध के बनने की वजह से भी एक जलाशय का निर्माण होगा। तो यह जो जलाशय बना उसे कहा जाता है गोविंद सागर झील।
अर्थात भाखड़ा बांध के बनने के कारण कौन से जलाशय या झील का निर्माण हुआ, तो वह होती है गोविंद सागर झील, जो कि कहां स्थित होगी मित्रों, वह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित होगी। इसके बाद है मित्रों भाखड़ा नागल परियोजना के तहत दूसरा जो बांध बनाया गया वह था नागल बांध। अगर हम भाखड़ा बांध और नागल बांध की स्थिति देखें तो इन दोनों में लगभग 13 किलोमीटर का अंतर है। तो नागल बांध जो कि रोपड़ पंजाब में स्थित है, यह जो बांध है वो मूल रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है और इससे नहरें निकाली गई हैं। मुख्य रूप से इससे दो नहरें निकाली गई हैं। पहली है बिस्त दोआब नहर और दूसरी है भाखड़ा नहर। सामान्यतः यहां अगर हम देखें तो बिस्त दोआब नहर से पंजाब राज्य में सिंचाई की जाती है, जबकि भाखड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। तो यहां से मित्रों अगर हम ध्यान दें तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सिंचाई करने के लिए भाखड़ा नहर कौन से बांध से निकाली गई है, तो आपका उत्तर सीधा हो जाएगा नागल बांध से। सामान्यतः हम सोचते हैं कि भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से निकाली गई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। भाखड़ा नागल परियोजना की जो कुल विद्युत क्षमता है वह है 1493 मेगावाट। वहीं इसकी कुल सिंचाई क्षमता होती है 14.6 लाख हेक्टेयर। अगर हम भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की स्थिति को देखें तो राजस्थान का अंश होता है इसमें 15.2%। तो यहां से मित्रों एक तो सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का अंश कितना है, तो वह हो जाएगा 15.2%। तो इस अगर हम कुल विद्युत क्षमता के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो वह हो जाएगी 227 मेगावाट, जो कि 1493 का 15.2% होगा। वहीं कुल सिंचाई क्षमता का राजस्थान में अगर स्थिति देखें तो वह हो जाएगा 2.3 लाख हेक्टेयर, अर्थात 14.6 लाख हेक्टेयर का 15.2% अंश। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो देखते हैं मित्रों। सामान्यतः इससे राजस्थान के 6 जिले लाभान्वित होते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, यह 6 जिले जो कि उत्तरी राजस्थान में सम्मिलित किए जाते हैं भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगर इन 6 जिलों में से भी हम सर्वाधिक लाभान्वित जिले की बात करें तो वह जिला हो जाता है मित्रों हनुमानगढ़। तो यहां से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 6 जिलों में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। यहां वो दूसरा प्रश्न सर्वाधिक पूछ सकता है। लाभान्वित से तात्पर्य है कि उससे प्राप्त होने वाली सिंचाई और उससे प्राप्त होने वाली जल विद्युत, तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भाखड़ा नागल परियोजना की जो हमने स्थिति देखी राजस्थान के संदर्भ में, वहां से हमारे लिए प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी। वहीं अगली परियोजना है मित्रों व्यास परियोजना। व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। अगर हम राज्यों की स्थिति देखें तो यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, अर्थात व्यास परियोजना भी भाखड़ा नागल परियोजना की भांति पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगर हम यहां व्यास नदी की स्थिति देखना चाहें तो व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। अर्थात व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में प्रवाहित होती है। इसी व्यास नदी पर व्यास परियोजना बनाई गई है और इस व्यास परियोजना के तहत व्यास नदी पर 2 बांधों का निर्माण भी किया गया है मित्रों। पहला है पड़ोह बांध और दूसरा है पोंग बांध। पड़ोह बांध और पोंग बांध का जो हमारे राजस्थान के संदर्भ में जो उद्देश्य है वो देखते हैं मित्रों। तो व्यास परियोजना के तहत बनने वाले जो बांध हैं उनमें पहला बांध है पड़ोह बांध। पड़ोह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पड़ोह बांध से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है।
पड़ो बांध से जितनी भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है मित्रों, उसका 20% हिस्सा राजस्थान हेतु उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा बांध है पौंग बांध। उसी प्रकार पौंग बांध भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध से भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और पौंग बांध की जो कुल विद्युत उत्पादित की जाती है उसका 59% हिस्सा राजस्थान के लिए उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम मित्रों देखें तो ब्यास परियोजना के तहत जो दो बांध हैं, पड़ो बांध और पौंग बांध, इन दोनों से 20% और 59% का अंश अगर निकालें तो राजस्थान को कुल 422 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। यानी कि यहां से हमें सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, 422 मेगावाट से प्रश्न होगा, जबकि अगर वह अलग अलग प्रश्न पूछेगा तो वह 20% और 59% से प्रश्न पूछ सकता है। वहीं हम ब्यास परियोजना की अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है मित्रों, शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाना। शीत ऋतु में सामान्यतः हम सबसे पहले अगर हम इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नहर है जिसे हरिके बैराज से जल प्राप्त होता है। परंतु मित्रों क्या होता है, शीत ऋतु के समय हरिके बैराज में जल की स्थिति कम होने की वजह से इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध कम हो पाता है। तो इस इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में जल उपलब्धता को जारी रखने के लिए यह ब्यास परियोजना बनाई गई थी। वहीं मित्रों अगर हम देखें कि ब्यास परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है तो वह हो जाता है बीकानेर। अगर हम यहां ध्यान दें तो ब्यास परियोजना का बीकानेर से क्या संबंध है, तो उसका भी अगर संबंध ध्यान दें तो वह होता है इंदिरा गांधी नहर के संबंध में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित जिला होता है बीकानेर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ब्यास परियोजना से भी सर्वाधिक लाभान्वित जिला हो जाता है बीकानेर। वहीं ब्यास परियोजना से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं मित्रों, वह है रावी व्यास जल विवाद और इराडी कमीशन 1986। अगर हम यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा तो उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो 6 नदियां हैं, इनमें से 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के जल का उपयोग पाकिस्तान 80% करेगा और भारत 20% करेगा। वहीं इनके अलावा रावी, व्यास और सतलज जो 3 नदियां हैं, इनके जल का 80% उपयोग भारत जबकि 20% उपयोग पाकिस्तान करेगा। इस तरह से सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। वहीं हम इस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अलावा अब हम आते हैं भारत की तरफ। तो भारत की जो रावी, व्यास और सतलज नदियां हैं, इनमें से रावी और व्यास जो नदियां हैं, उन दोनों के जल का उपयोग करने के लिए भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में जो विवाद उत्पन्न हुआ था वह जाना जाता है रावी व्यास जल विवाद के रूप में। इस रावी व्यास जल विवाद को समाप्त करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसे जाना जाता है इराडी कमीशन 1986 के नाम से। इराडी कमीशन 1986 के आधार पर राजस्थान को जो इसका हिस्सा जो उपलब्ध करवाया गया वह इसी से संबंधित है। अर्थात यहां से जो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा रावी व्यास जल विवाद तथा इराडी कमीशन का संबंध किस परियोजना से है। तो हमारा सीधा प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना। अब हम मित्रों यहां से कुछ संभावित प्रश्नों की बात करते हैं। भाखड़ा रागल परियोजना से संबंधित तथ्य नहीं है। यहां महत्वपूर्ण बात है मित्रों, नहीं पर ध्यान देना होगा हमें। पहला ऑप्शन है यह सतलज नदी पर स्थित है। जी हां, यह सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जी यह भी बिल्कुल सही है। इससे शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाया जाता है। तथा चौथा है इससे सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है। यह भी सही है। अगर हम यहां ध्यान दें तो भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित अगर तथ्य देखें तो शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध इससे नहीं करवाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों सी,
इराडी कमीशन का संबंध है? जी हां, अभी हमने बात भी की थी, भाखड़ा नागल परियोजना से, ब्यास परियोजना से, या सी ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा मित्रों, ब्यास परियोजना से। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, अर्थात यहां राज्यों की स्थिति से प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा ब्यास परियोजना, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या कोई नहीं। जी हां मित्रों, हमारा आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है वह भाखड़ा नागल भी है और ब्यास भी है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं हम अगली परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना की। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह अगर हम राज्यों की स्थिति के संदर्भ में देखें तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगर हम इसका अनुपात देखें तो दोनों राज्यों का इसमें 50-50% अनुपात होता है, अर्थात इसमें व्यय और इससे प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं वह समान रूप से दोनों में बांटे जाएंगे। अगर हम इसकी कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो वह होती है 386 मेगावाट। इस प्रकार अगर हम इसके अनुपात के आधार पर बात करें तो राजस्थान की जो जल विद्युत क्षमता है वह कितनी हो जाएगी मित्रों, तो 386 मेगावाट में अगर हम 2 का भाग देंगे तो वो अनुपात बराबर हो जाएगा। तो कितना आएगा, 193 मेगावाट, अर्थात 193 मेगावाट जल विद्युत राजस्थान के लिए और 193 मेगावाट जल विद्युत मध्य प्रदेश इसका प्राप्त करता है। वहीं इसकी जो कुल सिंचाई क्षमता है वह होती है 4.5 लाख हेक्टेयर। उसी प्रकार अगर हम इसमें राजस्थान का हिस्सा देखें मित्रों तो वह हो जाएगा 4.5 लाख हेक्टेयर का आधा 2.25 लाख हेक्टेयर। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में अगर हम देखें तो सामान्यतः सबसे पहले हम चंबल नदी की थोड़ी सी बात करते हैं मित्रों। यहां चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करने के बाद वह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और आगे यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो चंबल नदी जो है वह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। अब जो चंबल नदी घाटी परियोजना है मूल रूप से वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत इस पर कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो इनमें से सबसे पहले देखते हैं मित्रों गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह राजस्थान की सीमाओं से बाहर है, अर्थात यह राजस्थान में नहीं है। तो गांधी सागर बांध कहां स्थित है, तो यह स्थित है मित्रों मंदसौर मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध से कुल जल विद्युत क्षमता कितनी उत्पन्न की जाती है, तो वह होती है मित्रों 115 मेगावाट। इसके बाद है मित्रों राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं यह राजस्थान में अगर हम देखें तो किस क्षेत्र में स्थित है, तो राणा प्रताप सागर बांध स्थित होता है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में और इससे भी जल विद्युत क्षमता जो उत्पन्न की जाती है वह होती है 172 मेगावाट। यहां मित्रों जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता उत्पादन जो करने वाला बांध है वह होता है राणा प्रताप सागर बांध। यानी कि सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है चंबल नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है, तो वह हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। वहीं तीसरा बांध है मित्रों जवाहर सागर बांध जो कि बोरावास कोटा में स्थित है और इस बांध से भी जल विद्युत उत्पादन की जाती है और इसकी जल विद्युत क्षमता होती है मित्रों 99 मेगावाट। तो इस तरह से अगर हम मित्रों मानचित्र में देखें तो यह होता है जवाहर सागर बांध। तो आपने अभी जो 3 बांध देखे, पहला गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है और तीसरा जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में स्थित है। तो सामान्यतः अगर हम तीनों बांधों की स्थिति देखें तो इसका जो मध्यवर्ती बांध है उसकी जो सर्वाधिक
क्षमता है वह है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस नदी के उद्गम से लेकर इस नदी के मुहाने की तरफ की स्थिति देखें तो तीनों बांधों की स्थिति भी पूछी जा सकती है, अर्थात इनका क्रम क्या होगा। वहीं अगर इसकी स्थिति वो बदल देता है, मुहाने से और उद्गम स्थान की अगर स्थिति पूछता है तो यही क्रम जो है वो है उलट हो जाएगा। इसका भी मित्रों आप ध्यान रखें। अगला बांध है मित्रों कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा जिले में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो कोटा बैराज से मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वह इसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम यहां इन 4 बांधों की स्थिति की बात करें तो इन 4 बांधों में सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना पर स्थित 4 बांधों में से किस बांध पर जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता। जल विद्युत कहां उत्पादित नहीं की जाती है मित्रों, तो वह हो जाता है कोटा बैराज। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित किस बांध पर केवल सिंचाई की जाती है, तो वह कौन सा हो जाएगा, कोटा बैराज बांध। तो इस प्रकार मित्रों यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कोटा बैराज का जो निर्धारण है वह सिंचाई के लिए किया गया है, तो इससे कुछ नहरें भी निकाली गई हैं। तो हम नहरों की बात करते हैं मित्रों। कोटा बैराज बांध से मुख्यतः 2 नहरें निकाली गई हैं, एक दाई नहर और दूसरी बाई नहर। तो ये जो बाई नहर है मित्रों, इस बाई नहर से मुख्य रूप से राजस्थान के 2 जिले कोटा और बूंदी में सिंचाई की जाती है। वहीं जो दाई नहर है मित्रों, इस दाई नहर से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सिंचाई की जाती है। हम यहां अगर राजस्थान की और बात करें तो राजस्थान के 2 जिले कोटा और बारां जिले में इससे सिंचाई की जाती है। जहां बाई नहर से कोटा और बूंदी जिले में, वहीं दाई नहर से कोटा और बारां जिले में सिंचाई की जाती है। वहीं कोटा और बारां जिले में सिंचाई करने के लिए इसमें कुछ लिफ्ट नहरें भी बनाई गई हैं, अर्थात चंबल नदी के पास वाला ऐसा क्षेत्र जहां जल आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता, वहां हमने लिफ्ट नहरों का निर्माण भी किया है, जो कि दाई नहर की तरफ किया है। तो इन लिफ्ट नहरों की बात करते हैं मित्रों। ये लिफ्ट नहरें कौन कौन सी होंगी। पहली है मित्रों जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा में, वहीं दूसरी है दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा में। ये दोनों नहरें लिफ्ट नहरें ऐसी हैं जो कि कोटा में स्थित हैं। इसके अलावा अंता लिफ्ट स्कीम 12 जिले में, वहीं अंता लिफ्ट माइनर भी 12 जिले में स्थित है। पचेल लिफ्ट स्कीम, गणेशगंज, सोरखंड और कचारी लिफ्ट स्कीम, ये सभी जो 6 लिफ्ट स्कीम है वह सभी 12 जिले में स्थित हैं। तो इस प्रकार जो चंबल नदी घाटी परियोजना की 8 लिफ्ट नहरें हैं वह राजस्थान के 2 जिलों में फैली हुई हैं। अब हम चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिलों की बात करें तो राजस्थान में इससे लाभान्वित जिले होते हैं बूंदी, कोटा और बारां जिले। तो सबसे पहले तो मित्रों हमें एक ध्यान देना है, जब हम राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में इस क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसे कहा जाता है हाड़ौती का पठार। अगर हम हाड़ौती के पठार की बात करें तो उसमें 4 जिले सम्मिलित किए जाते हैं, बूंदी, कोटा, बारां, 3 तो ये प्लस 1 होता है झालावाड़ जिला। अब अगर हम यहां ध्यान दें तो यहां एक प्रश्न बनने की संभावना होगी मित्रों कि चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत हाड़ौती क्षेत्र के किस जिले में सिंचाई नहीं की जाती है, या कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा झालावाड़, यानी कि झालावाड़ इस चंबल नदी घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम इन 3 जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो वह सर्वाधिक लाभान्वित जिला या सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला हो जाता है बूंदी, अर्थात चंबल नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को होता है, तो वह होता है बूंदी। अगली परियोजना है मित्रों माही बजाज सागर परियोजना। जैसा कि नाम से हमें पता भी चल रहा है, इसका जो नामकरण है वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया था। वहीं माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की प्रमुख नदी माही नदी पर स्थित है।
राज्यों के अनुसार अगर देखें तो यह राजस्थान तथा गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। अगर हम इसमें दोनों राज्यों की भागीदारी की बात करें तो राजस्थान में इसका 45% अंश, जबकि गुजरात का अंश 55% होता है। अर्थात अगर हम यहां दोनों की तुलना करें तो गुजरात का अंश राजस्थान से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 10% अधिक। यानी कि सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का अंश कम है या गुजरात का अंश अधिक है, कितना अधिक है, तो सीधा हो जाएगा अधिक में से हम कम को घटाएंगे तो 10%। वहीं माही बजाज सागर परियोजना की जो कुल सिंचाई क्षमता है वह है 84,707 हेक्टेयर, जबकि इसकी कुल जल विद्युत क्षमता होती है 140 मेगावाट। हमें यहां ध्यान रखना होगा मित्रों, माही बजाज सागर परियोजना की कुल विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है और इससे उत्पन्न होने वाली जो संपूर्ण जल विद्युत है वह राजस्थान उपयोग करता है। आगे भी हम इसकी बात करेंगे। माही बजाज सागर परियोजना की अगर हम बात करें, उसमें हम एक बार माही नदी की स्थिति देखना चाहें तो माही नदी मध्य प्रदेश के मेहंद झील नामक क्षेत्र से निकलती है और यहां से पश्चिम की ओर बहते हुए यह राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहने के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है और आगे अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार माही नदी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, परंतु माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना के अनुसार इस पर कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा जिले में स्थित है। माही बजाज सागर बांध से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इससे उत्पादित होने वाली जल विद्युत की मात्रा होती है 140 मेगावाट। और यहां जो विशेष बात है वह यह है कि माही बजाज सागर बांध से उत्पन्न होने वाली जो संपूर्ण जल विद्युत है उसका इस्तेमाल केवल राजस्थान के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस माही बजाज सागर परियोजना की कुल विद्युत क्षमता भी 140 मेगावाट है और इसका संपूर्ण उपयोग भी राजस्थान ही करता है। वहीं दूसरा जो बांध है वह है कागदी पिकअप बांध, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है और यह मूल रूप से एक सिंचाई बांध है। अर्थात कागदी पिकअप बांध का जो मूल उद्देश्य वह है सिंचाई करना। इससे भी 2 नहरें निकाली गई हैं, बाई नहर और दाई नहर, जिससे राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा बांध है वह है कड़ाना बांध और कड़ाना बांध गुजरात में स्थित है। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, राजस्थान की सीमा से बाहर यह कड़ाना बांध गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार माही बजाज सागर परियोजना के तहत इस पर कुल 3 बांध जो की जो स्थिति है वह हम अगर हम क्रम भी देखें तो इस प्रकार से माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध 3 हो जाते हैं। माही बजाज सागर परियोजना से अगर हम राजस्थान के लाभान्वित जिलों की बात करें तो वह हो जाते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर हम यहां इसमें से सर्वाधिक लाभान्वित जिले की बात करें तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला हो जाता है बांसवाड़ा, यानी कि इन दोनों जिलों में भी सर्वाधिक जो सिंचाई एवं जल विद्युत प्राप्त होती है वह होती है बांसवाड़ा जिले को। यहां हम मित्रों अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो आप एक चीज देख पाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यह जो क्षेत्र है मूल रूप से यह दक्षिणी राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं, सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं। तो माही बजाज सागर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो वह हो जाएगी कि यह परियोजना विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, यानी अगर हम विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखें तो केवल राजस्थान की परियोजना है, यानी कि जल विद्युत का केवल राजस्थान उपयोग करता है। वहीं यह राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। जैसा कि अभी हमने बात की, दक्षिणी राजस्थान जो कि आदिवासी क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी परियोजना है।
इसके बाद मित्रों कुछ संभावित प्रश्नों की बात करते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन किया जाता है गांधी सागर बांध से, राणा प्रताप सागर बांध से, जवाहर सागर बांध से या कोटा बैराज से। तो यहां मित्रों अगर अभी आपने ध्यान दिया हो तो गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जबकि जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वहीं कोटा बैराज बांध से जल विद्युत उत्पादित की नहीं जाती है। तो हमारा आंसर यहां से सीधा हो जाना चाहिए मित्रों, राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी घाटी परियोजना में सिंचाई हेतु, यहां जो मूल बात है मित्रों वो ध्यान रखनी है, सिंचाई हेतु कौन सा बांध बनाया गया है। जैसा कि अभी हमने देखा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, वहीं जवाहर सागर बांध, इन 3 बांधों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जबकि एकमात्र बांध कोटा बैराज ऐसा है जो उसकी सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो आंसर भी हो जाएगा कोटा बैराज। गुजरात व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हमें ध्यान देना है मित्रों, यहां 2 राज्यों की स्थिति उसने पहले ही बता दी है, तो यहां से हमारा सीधा आंसर हो जाना चाहिए माही परियोजना। निम्न में से असुमेलित है, हमें ध्यान देना है यहां से कौन सा असुमेलित है। पहला ऑप्शन है मित्रों भाखड़ा नागल परियोजना, जिसके सामने लिखा हुआ है उत्तरी राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वह है हनुमानगढ़। तो क्या हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान में स्थित है? जी हां। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना के सामने लिखा हुआ है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। व्यास परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला है वह है बीकानेर। क्या बीकानेर दक्षिणी पश्चिम में स्थित है? देखते हैं। इसके बाद है माही परियोजना। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और वह दोनों ही दक्षिणी राजस्थान में स्थित हैं। वहीं चंबल परियोजना के सामने लिखा हुआ है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले जैसा कि अभी हमने देखा बूंदी, कोटा और बारा है, अर्थात यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। तो मित्रों जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां हमारा आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना। व्यास परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो राजस्थान का क्षेत्र है वह है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जबकि यहां हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जो कि असुमेलित है। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहां अपने चैप्टर से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न देखे और हमारी जो अध्ययन से संबंधित सामग्री देखी, उसमें हमने मूल रूप से ध्यान दिया कि इस चैप्टर से कुछ जो नदियां हैं उससे संबंधित जो राज्य हैं उनसे संबंधित जो बांध बनाए गए हैं और उनकी जो सिंचाई क्षमता है, विद्युत क्षमता है, वह पूछी जाती है। तो हम यहां जो समझ पा रहे हैं, अब अगर हम देखें कुछ विगत परीक्षाओं के प्रश्न जो हमने प्रारंभ में देखे थे, उन प्रश्नों का आंसर अब आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह प्रश्न सीधा नदी के ऊपर पूछा गया है। तो मित्रों पार्वती, माही, चंबल और पश्चिम बनास में से आंसर, जी हां मित्रों, आंसर हो जाएगा चंबल। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उसने 2 राज्यों की स्थिति बताई है, मध्य प्रदेश व राजस्थान। अभी हमने जितनी भी परियोजनाएं पढ़ी उनमें कई राज्यों का नाम आया। तो यहां मित्रों क्या हो जाएगा? चंबल, भाखड़ा नागल, माही या ब्यास। जी हां मित्रों, आंसर हो जाएगा चंबल। अगला प्रश्न है मित्रों मुहाने से उद्गम की ओर, यहां ध्यान देना है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? यहां क्रम पूछा गया है मित्रों। चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत चंबल नदी पर स्थित जो 3 बांध हैं उनका क्रम पूछा गया है, परंतु जो क्रम पूछा गया है वह ध्यान देना है, यहां प्रश्न पूछा गया है मुहाने से उद्गम की ओर। सामान्यतः आप जानते होंगे किसी भी नदी की जब हम बात करते हैं तो जहां से नदी का प्रारंभिक स्थान होता है, उद्गम होती है, उसे हम उद्गम कहते हैं, जबकि जहां नदी अंतिम रूप से जाकर गिरती है उसे हम उस नदी का मुहाना कहते हैं। तो यहां उसने अपोजिट प्रश्न पूछा है, मुहाने से उद्गम की ओर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो ध्यान भी दिया था उस पर। तो हमारा जो प्रश्न का आंसर है तो वह हो जाना चाहिए मित्रों जवाहर सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। अगर इसी प्रश्न को वह उल्टा घुमाकर पूछता है कि उद्गम से मुहाने की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम होगा, तो इसी प्रश्न का जो आंसर है वो उलट हो जाएगा। अब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो आपको बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों का आंसर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि पटवार 2016 में पूछा गया है। सूची 1 जिसमें सिंचाई परियोजनाओं का नाम दिया गया है, को सूची 2 जिसमें संबंधित राज्य लिखे हुए से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, यानी कि पहले से वह सुमेलित नहीं है, तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं सूची प्रथम में लिखा हुआ है चंबल, माही बजाज सागर, ब्यास और सरदार सरोवर। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है उनसे संबंधित राज्य, तो हमें उनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, चंबल नदी घाटी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो क्या वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? जी हां, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो यह तो सुमेलित हो गया। एक माही बजाज सागर परियोजना भी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, परंतु वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ना होकर वह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो इसके साथ जो सुमेलित होगा वो क्या होगा? 3 नंबर। वहीं ब्यास जो परियोजना है वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हम इसके सामने 2 लिखते हैं। वहीं सरदार सरोवर बांध जो परियोजना है वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, तो इसके सामने लिखते हैं हम 4। तो इस प्रकार से मित्रों जब हमारे कूट में जब हमें आंसर देना होगा तो हमारे ए बी सी डी के सामने 1 3 2 4 होना चाहिए। तो आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर ही वही होगा मित्रों, 1 3 2 4। तो इस तरह से हमें एक तरफ जो सिंचाई परियोजनाओं के नाम है और दूसरी तरफ जो राज्यों के नाम है उन्हें सुमेलित करना है। तो मित्रों आप यहां समझ ही गए होंगे एक ही प्रश्न में उसने किस तरह से 4 अलग अलग परियोजनाओं के बारे में, उनसे संबंधित राज्यों के बारे में प्रश्न पूछा है, और बहुत ही अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो एक पेचीदा प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, कौन सी परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन देखते हैं मित्रों, व्यास, जाखम, माही या चंबल। जी हां मित्रों, आपको आंसर आना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना। अगला प्रश्न है मित्रों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वही सिंचाई परियोजना का नाम दिया हुआ है, वहीं दूसरी ओर भाग लेने वाले राज्य का नाम दिया हुआ है। जैसा कि आप मित्रों देख पा रहे हैं, आरएएस प्री 2013 परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह से यहां भी एक ही प्रश्न में चंबल परियोजना, माही, व्यास और सिद्धमुख परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। तो यहां मित्रों हम सबसे पहले देखते हैं, चंबल परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो इसके सामने अगर हम सामान्यतः देखें तो 2 हो जाएगा। वहीं माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो इसके सामने हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। वहीं ब्यास परियोजना की बात करें तो ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो इसके सामने हो जाएगा 4। और सिद्धमुख परियोजना जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना ना होकर एक सामान्य सिंचाई परियोजना है, वह उसके लिए राजस्थान की परियोजना है, तो उसके सामने हो जाएगा 1। तो इस प्रकार जब हम कूट में इसका आंसर देंगे तो ए बी सी डी के सामने 2 3 4 1 ऑप्शन होना चाहिए। तो देखते हैं मित्रों, 2 3 4 1। जी हां मित्रों, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है मित्रों जो कि उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? यानी कि उस परियोजना की मुख्य विशेषता में यह प्रश्न आया होगा। माही बजाज सागर परियोजना, बाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और व्यास परियोजना में। जी हां मित्रों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी वही राजस्थान की भी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों बाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है मित्रों,
क्योंकि आरएएस प्री 2013 में पूछा गया है और जैसा कि आपको प्रश्न के साथ साथ एक राजस्थान का मानचित्र भी दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति दर्शाई गई है। इनमें से कौन सी एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है? यानी कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल, बीसलपुर और सिद्धमुख परियोजना, इनमें से 1, 2, 3, 4 कौन सी एक सही नहीं है? तो हम सबसे पहले एक एक करके अध्ययन करते हैं मित्रों। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में होकर गुजरात जाने वाली जो माही नदी है, उसके ऊपर हमने कौन सी परियोजना बनाई थी मित्रों? माही बजाज सागर परियोजना, जिसके आधार पर हमने माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में निर्धारित किया था। तो यह सही है मित्रों, माही बजाज सागर। दूसरा, चंबल, जैसा कि हमने दूसरा देखा था कि मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में आकर प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश जाने वाली जो चंबल नदी है, उस पर भी राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो शायद दूसरी स्थिति भी इसकी बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा देखते हैं, बीसलपुर। बीसलपुर एक सिंचाई परियोजना है जो कि टोंक जिले में बीसलपुर नदी पर स्थित है। तो अगर हम सामान्यतः स्थिति की बात करें तो यह जो क्षेत्र है वह टोंक क्षेत्र नहीं है। तो जो टोंक क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो वह लगभग यहां होना चाहिए था, परंतु जो इसकी स्थिति है वह मूल स्थान से थोड़ी सी भिन्न है। तो शायद यही प्रश्न जो पॉइंट है वह गलत हो सकता है। परंतु इसके बाद हम अगली परियोजना देखते हैं, सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख जो परियोजना है वह उत्तरी राजस्थान में भी अगर हम बात करें, हनुमानगढ़ एवं चूरू की परियोजना है। अर्थात इसकी भी जो स्थिति है वह बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़ और चूरू वाले क्षेत्र में। तो हमारे यहां जो प्रश्न का आंसर है मित्रों, वह हो जाना चाहिए बीसलपुर। जी हां मित्रों। तो मित्रों, आप ये तो समझ ही गए होंगे यहां इन प्रश्नों के आंसर देने के बाद कि किसी भी प्रश्न को केवल तथ्यात्मक आधार पर देखना भी गलत है। हमें उस प्रश्न को अपने मैप के आधार पर भी तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम मित्रों देखें तो हमने यहां जितने भी प्रश्नों की बात की, उन प्रश्नों से हमें यह भी क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो परियोजनाएं उनसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन पूछे गए प्रश्नों का जो आंसर है वो किस तरह से हमें देना है। तो इसी तरह मित्रों हम आगे की जो चैप्टर हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।